गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कोलन कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। जो कोलन कैंसर है, इसकी स्क्रीनिंग की जरूरत है, इसको स्क्रीन कैसे किया जा सकता है, कब इसको स्क्रीनिंग की जरूरत है, इन पॉइंट्स पर बात करूंगा मैं। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक कोलन कैंसर का सवाल है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के फिगर को देखें तो ये सेकंड लीडिंग काज है ऑफ डेथ या ऑफ कैंसर इन यूनाइटेड स्टेट्स। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कोलन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज की तारीख में जो कोलन कैंसर है वो यंगर पॉपुलेशन में आने लगा है। एंड द मोस्ट कॉमन रेंज इज 20 साल से लेकर 49 साल या 50 साल तक। इसका मतलब है कि कोलन कैंसर 20 to 50 के बीच में आना चालू हो गया है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि कोलन कैंसर है, ये उन कैंसर में से है जिसमें वास्तव में जो प्रिवेंशन है, वो प्रिवेंशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कोलन कैंसर की, तो वास्तव में जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कैंसर को पहचानते हैं, या प्री कैंसरस जो इस तरह की ग्रोथ होती हैं जिनमें अभी कैंसर डेवलप नहीं हुआ, या जिसे पॉलिप कहते हैं, उनको पहचानते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये आपको कैंसर जैसी जो कैलेमिटी है इससे अलग करने की ताकत रखते हैं। नाउ अगर हम यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज के टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन को देखें, दैट इज बेसिकली प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स जो कैंसर की प्रिवेंशन की बात करती है। जो स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस है फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, वो 45 साल की उम्र में चालू हो जाना चाहिए एवरेज रिस्क पेशेंट्स के लिए। नो एवरेज रिस्क कौन चाहिए में कौन लोग हैं? वो लोग जिनके घर में किसी को कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है। एक कोलन कैंसर की हिस्ट्री किसी भी फैमिली मेंबर में नहीं है, खुद में कभी कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, ये एवरेज रिस्क पेशेंट हैं। कोई जेनेटिक ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपको कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करती है, ये एवरेज रिस्क पेशेंट है। तो अगर एवरेज रिस्क पेशेंट है तो पहली कोलोनोस्कोपी आपकी 45 साल की उम्र पर होना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स। नाउ जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके जो स्क्रीनिंग है वो शायद 45 साल की उम्र के पहले ही होने की जरूरत है। नाउ हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं? हाई रिस्क पेशेंट्स वो हैं जिन्हें कभी कोलोनोस्कोपी में पॉलिप डिटेक्ट हुए, जैसे ये फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, या जिन्हें पहले कभी कोलोनिक कैंसर रहा, तो वो पेशेंट्स अगर हैं तो इनकी स्क्रीनिंग और जल्दी होनी चाहिए। या वो लोग जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जिनके भाई बहन मां फादर, उनमें से किसी को भी कैंसर जैसी या कोलन कैंसर की बीमारी थी, वो हाई रिस्क में होते हैं, उनकी जो स्क्रीनिंग है और जल्दी होने की जरूरत है। इन कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसको एडवांस्ड पॉलिप था, इस तरह का बड़े पॉलिप थे, इसका मतलब यह है कि स्क्रीनिंग आपकी भी जल्दी उम्र में होने की जरूरत है। और आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स की, तो भी इस तरह की, जैसे प्यूट-जिगर सिंड्रोम है या इस तरह के कोई सिंड्रोम्स हैं, तो इस तरह की जो स्क्रीनिंग है वो जल्दी होने की जरूरत है। इसके अलावा अगर अंडरलाइन कोई डिजीज इस तरह की है, जैसे इंफ्लेमेटरी बावल डिजीज, जैसे आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जानते हैं, क्रॉन्स डिजीज के नाम से जानते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी जो स्क्रीनिंग है वो वास्तव में जल्दी एज पर शुरू होने की जरूरत है। नाउ जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर को पहचानने के लिए स्क्रीनिंग कराएं, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है उनको जरा ध्यान से देखिए। जो ऑप्शन अगर हम देखें तो नंबर 1 पर आती है कोलोनोस्कोपी। जो कोलोनोस्कोपी की जो जांच है वो ऑप्शन नंबर 1 है। कोलोनोस्कोपी की जांच है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपने बड़ी आंत की जांच या कोलोनोस्कोपी की जांच कराई तो 99% या इससे ज्यादा चांसेस हैं कि अगर कोई भी कैंसर होगा या कोई पॉलिप होगा उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। यह बिल्कुल एक ही मेथड है जो दोनों चीजों को अलाउ करती है कि आपका जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा और रास्ते में अगर छोटा सा पॉलिप मिलता है उसको कट करके अलग करके निकाल भी लेगा, और अगर कोई ग्रोथ आती है तो उसको बायोप्सी लेगा और उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा। जहां तक कोलोनोस्कोपी का सवाल है, इसको बहुत लो रिस्क प्रोसीजर की कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नंबर 1 जो आपको एज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग कराने की जरूरत है। उसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे? आपको कुछ पीने के लिए दवाई दी जाएगी इन द मॉर्निंग, सो दैट आंत आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, और एक बार आंत
क्लियर हुई तो आपकी बड़ी आंत की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी होगी। एंड रूटीन में जो कोलोनोस्कोपी होती है उसमें कुछ ना कुछ आपको नींद की दवा दी जाती है जिससे आपको कोई डिस्कंफर्ट ना हो। ये जो नींद की दवा ऐसा नहीं है आपको पूरा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कुछ ऐसी नींद की दवा होगी जिससे हल्की सी आपको नींद आएगी, सो दैट यू बिकम एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल थ्रू आउट द प्रोसीजर। नाउ कोलोनोस्कोपी में एक लैट्रिन के रास्ते से फ्लेक्सिबल ट्यूब पास की जाएगी जिसके टिप पर एक कैमरा लगा हुआ होता है जिससे हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम इसके फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ये पूरा लैट्रिन के रास्ते से बिल्कुल पूरी की पूरी बड़ी आंत इससे एग्जामिन की जाती है और इसको एग्जामिन करने से हमें क्लियर हो जाता है कि अंदर क्या है। नाउ अगर जो है ना मान लीजिए कि आप कोलोनोस्कोपी पूरी नॉर्मल आती है और उसमें कुछ नहीं निकलता है, अगर आपकी कोलोनोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल है तो दोबारा कोलोनोस्कोपी कब कराने की जरूरत है? 10 साल बाद। अगर आपकी कोलोनोस्कोपी एट 45 बिल्कुल नॉर्मल है तो 10 साल तक आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी आप 10 साल के बाद कराइए। नाउ अगर आपकी कोलोनोस्कोपी में इस तरह का कोई पॉलिप निकला, तो अगर पॉलिप निकला या आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या आपके बाद में सिम्टम्स चेंज होते हैं तो शायद जो 10 साल का ड्यूरेशन में नॉट बी राइट, आपको शॉर्टर ड्यूरेशन पर दोबारा कोलोनोस्कोपी की जांच की जरूरत है। नंबर 2 पर जो टेस्ट आता है वो सिग्मोइडोस्कोपी है। जो सिग्मोइडोस्कोपी है वो भी कोलोनोस्कोपी की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ लैट्रिन के रास्ते से कुछ एरिया एग्जामिन होता है जिसे कहते हैं रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ द कोलन जिसे कहते हैं सिग्मोइड। जो इसका एडवांटेज है सिग्मोइडोस्कोपी का ये है कि ये टोटल प्रोसीजर 5 से 15 मिनट का टाइम लेती है। ये फास्ट प्रोसीजर है। जैसे आपको कोलोनोस्कोपी में प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती थी, सिग्मोइडोस्कोपी में इस तरह की प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 या 3 एनिमा लगाए जाते हैं, उससे आपकी आंत साफ हो जाती है। इन 10 से 15 मिनट के भीतर आपकी ये जांच हो जाती है। तो एनिमा की जो प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट होती है। जो सिग्मोइडोस्कोपी है, साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि 70% पेशेंट्स में वास्तव में कैंसर्स या पॉलिप्स को ये डिटेक्ट कर दी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पूरी की पूरी जो बड़ी आंत है या पूरी की पूरी कोलन है उसको एग्जामिन नहीं करती। तो चूंकि रेस्ट ऑफ द कोलन को एग्जामिन नहीं करती है तो उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर इतने ही एरिया में कोई एब्नॉर्मलिटी मिलती है तो आपको एक प्रॉपर फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 3 पर आते हैं सीटी कोलोनोग्राफी, या जिसे आप वर्चुअल कोलोनोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में ये एक किस्म का सीटी स्कैन है जिससे हम रेक्टम और एंटायर कोलन को विजुलाइज करते हैं। जैसा कोलोनोस्कोपी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, जो वर्चुअल कोलोनोस्कोपी या सीटो कोलोनोग्राफी है उसमें भी उसी तरह की प्रिपरेशन चाहिए। यानी आपको दवा पीनी पड़ेगी ताकि आपकी जो आंत है वो पूरी तरह से प्रॉपरली साफ हो जाए। इस टेस्ट में न किसी एनेस्थीसिया की जरूरत है, न किसी किस्म का कोई डिस्कंफर्ट है। ये वास्तव में जो प्रोसीजर है उन पेशेंट्स के लिए ठीक है जो अदरवाइज प्रॉपर कोलोनोस्कोपी के लिए फिट नहीं है। एंड ये बात सही है कि ये जो प्रोसीजर है ये कोलन के अंदर के अलावा या बड़ी आंत के अंदर के अलावा बड़ी आंत के चारों तरफ भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी डिटेक्ट करने की ताकत रखती है। जो ड्रॉबैक है जो कोलोनोग्राफी का या वर्चुअल कोलोनोस्कोपी का एक ही है, नंबर 1 ये रेडिएशन एक्सपोजर है। नंबर 2 इसकी एक्यूरेसी एक जो रूटीन या कोलोनोस्कोपी है उसके कंपैरिजन में कम है। इसकी एक्यूरेसी 88% है जबकि कोलोनोस्कोपी की एक्यूरेसी 99% के ऊपर है। तो अगर आपकी वर्चुअल कोलोनोस्कोपी हुई और उसमें कुछ एबनॉर्मल अगर फाइंडिंग आती है तो आपको प्रॉपर कोलोनोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 पर आता है फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट। यह वास्तव में एक स्टूल का एग्जामिनेशन है या आपकी लेट्रिन को एग्जामिन किया जाता है और इसमें चेक किया जाता है कि कहीं आपका जो स्टूल है या लेट्रिन है इसमें छिपा हुआ खून तो नहीं है। ये जो छिपा हुआ खून है ये इंडिकेट करता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है जहां से ब्लड हल्का सा लीक कर रहा है। ये बात सही है कि जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो 5% पेशेंट्स में ये फॉल्स पॉजिटिव आता है। लेकिन ये जो इस तरह की जो टेस्ट है या फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट है ये 79% एक्यूरेसी से कोलोरेक्टल कैंसर को पहचानने की ताकत रखता है। जो एडवांटेज है ये नॉन इन्वेजिव है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं कोई लैट्रिन के रास्ते चीज पास नहीं होनी। ये बिल्कुल कन्वीनियंट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है और जहां तक इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है टू कोलोनोस्कोपी कुछ पेशेंट्स में। लेकिन अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया
तो फिर आपको प्रॉपर कोलोनोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है। नो, अगर आप कोलोनोस्कोपी की या अगर आप कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग की बात करें कि कोलोरेक्टल की कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग करानी है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट के ऑप्शन की बात करें तो नंबर 1 पर हमेशा आती है कोलोनोस्कोपी की जांच। जो कोलोनोस्कोपी है इज नंबर 1 गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस, जो आपको एज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग कराना चाहिए। अगर आप एवरेज रिस्क पेशेंट हैं तो आपको 45 साल की उम्र में पहली बार कोलोनोस्कोपी बाय चॉइस कराना चाहिए, और वो एकदम नॉर्मल आती है तो 10 साल के लिए आपके लिए इम्यूनिटी है, 10 साल के बाद दोबारा कराइए। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो ये जो इंटरवल है ये शॉर्ट हो सकता है। फॉर सम पीपल जो स्टूल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो, जो वास्तव में स्क्रीनिंग के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन आपके लिए क्या टेस्ट नेसेसरी है, स्क्रीनिंग के लिए आपको किस टेस्ट पर जाना चाहिए, यह वास्तव में डिसाइड करने का काम है। यह आपको अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ने की जरूरत है। आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, लेकिन आपको किस टेस्ट को लेना है इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि कोलोरेक्टल जो कैंसर है यह पोटेंशियली प्रिवेंटेबल कैंसर है। जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो पोटेंशियली ट्रीटेबल कैंसर है, और चूंकि ये ट्रीटेबल कैंसर है तो सबसे पहला आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको स्क्रीनिंग की जो जांच है वो कराने की जरूरत है। और जो स्क्रीनिंग की जांच है वो सबसे पहले आपको 45 साल की उम्र पर कराने की जरूरत है। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। तो जहां तक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का सवाल है, ये वास्तव में आपका जो कोलोरेक्टल कैंसर है उससे बचने का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग 45 साल पर कराने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसके अलावा कोलोरेक्टल जो कैंसर है वो यंगर पॉपुलेशन देखा जा रहा है। तो इसलिए जो बड़ी आंत का कैंसर है उसकी जो स्क्रीनिंग है उसको आपको कराने का जो एक क्रम है वो बनाना चाहिए। तो अगर आप समझते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर में स्क्रीनिंग का जो रोल है उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।